तो क्योंकि कल वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी थी और हम लोगों ने ये देखा था कि प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमी कैसी थी। हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं थी, हम लोग एग्रीकल्चर पे हेविली डिपेंडेंट थे और एक्सपोर्ट्स में भी इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल जाते थे क्योंकि यहाँ पे कोई फिनिश्ड गुड्स नहीं बनते थे। तो ये वाली चीज़ें हम लोग को बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती थी और इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल जाता था एज एक्सपोर्ट। तो आज देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से रही। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग रही ये था 1950 से 1991 तक और 5 ईयर प्लान्स काफ़ी इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। ये जो प्लान्स थे ये फोकस करते थे इन सेक्टर्स पे जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी। फर्स्ट जो प्लान था जो 1951 से 1956 में इनिशिएट किया गया था वो मेनली फोकस करता था एग्रीकल्चर के ऊपर और इरिगेशन के ऊपर। सेकेंड जो प्लान था जो लॉन्च हुआ था 1956 में और 1961 तक ये रहा था वो महालनोबिस जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे पीसी महालनोबिस उनके मॉडल पर बेस्ड था और ये एम्फसाइज करता था हेवी इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। यानी कि फर्स्ट प्लान थोड़ा एग्रीकल्चर सेंट्रिक था और ये जो सेकंड वाला प्लान था इसमें वो चाहते थे कि इंडिया थोड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाए। तो यहाँ से थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ इंडिया का। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में जो हुए थे। तो इंडिया को इस टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी और इसीलिए बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वो होती है जैसे अगर एक कंट्री ने बाहर से बहुत सारे गुड्स अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवा लिए पर उसके पास इनफ सोर्सेज नहीं हैं टू पे इट बैक। जैसे अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का शॉर्टेज पड़ जाना या फिर इन जनरल जब वो पे नहीं कर पाती बाहर की कंट्रीज़ को तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है। जब और ये तभी होता है जब आपकी जो कंट्री होती है अगर वो बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कम कर रही है और वो इंपोर्ट ज़्यादा करवा रही है बाहर के प्रोडक्ट्स, तो इसी में जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन करेंसी, इस सब का शॉर्टेज पड़ जाता है और पे बैक करने में मुश्किल होती है। तो यही होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो जब इंडिया सफ़र कर रही थी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए और पहला था लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में ये था कि जो कंट्रोल है वो थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए बिजनेसेस के ऊपर। मतलब लिबरलाइजेशन में ये हो रहा था क्योंकि पहले गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ ही ओपन थी पर अब क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की भी शॉर्टेज थी, हमारे यहाँ इतने गुड्स भी नहीं बन रहे थे जो हम बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि बिजनेसेस के लिए थोड़ी लीनियंसी रखी जाए कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं वो भी इंडस्ट्रीज़ बिल्ड करने में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो लिबरलाइजेशन एक उनकी तरफ प्राइवेट पार्टीज़ को इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व करने का एक अच्छा मूव था। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। तो अब जो बहुत सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी वो भी प्राइवेट कंपनीज़ को सेल कर दी गई थी। तो बहुत सारी जो सिर्फ गवर्नमेंट सेंट्रिक थी अब वो सब प्राइवेट कंपनीज़ के अंडर आ गई थी। तो प्राइवेटाइजेशन यही होता है कि जब गवर्नमेंट जो एंटरप्राइज़ होती है अगर उसको प्राइवेट कंपनी ख़रीद ले तो वो उसके कंट्रोल के अंडर आ जाती है और फिर उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और थर्ड था ग्लोबलाइजेशन। अब क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ बहुत स्लो हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफ़ी स्लो हुई थी। तो जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया तो फिर गवर्नमेंट भी ये चाह रही थी कि इंडिया ओपन अप कर जाए फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से। मतलब इंडिया का भी इंडल्जेंस रहे बाहर की कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से मनी के टाइप्स होते हैं, फिएट मनी, डिजिटल मनी।
हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सब कल डिस्कस करते हैं और आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।